बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पीटीआई के लिए अगेन एक अच्छी खबर है, वो भी अदलिया के थ्रू उनको एक बड़ा रिलीफ मिला और उनके जो अहम जो नायब सदर थे पीटीआई के फवाद चौधरी, उनको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उनके जो अल्फाजात की वजह से, उनके बयानात की वजह से उनके खिलाफ जो एक मुकदमा फौजदारी एक कायम किया गया था नफरत फैलाने के खिलाफ, तो उसके मुतालिक जो उनकी यानी कि अदालत के अंदर उनकी दरख्वास्त ज़मानत की एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसके ऊपर फिर समाअत हुई। और उस समाअत के अंदर जब दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, तो फवाद चौधरी की जानिब से जो कि उनके वकील हैं बाबर अवान, जो कि बहुत ही सीनियर तरीन वकील हैं, और इनका बेसिकली जो इनका कैरियर का स्टार्ट है पॉलिटिकली भी देखें तो वो पीपी के साथ है, लेकिन ये चूंकि आप पीटीआई के साथ 2018 से अब ये इनका तकरीबन ये पीटीआई के साथ वाबस्ता है, तो इस फवाद चौधरी के ये वकील भी थे। तो इन्होंने फिर उस अदालत के अंदर आर्गू किया, इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं उनके जो सवालात थे उनके जवाबात दिए, और जो जज के सवालात थे उनके भी जवाबात दिए। तो जब उनसे तो उनके वकील यानी बाबर अवान ने अदालत को बताया, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील थे वो साद हसन थे। तो दौरान समाअत जज जो थे जो इस केस की समाअत कर रहे थे फवाद चौधरी की जमानत के लिए, उनका नाम था फैजान हैदर गिलानी। उन्होंने बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा था कि मुबारक हो, केस का रिकॉर्ड आ गया। क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पे प्रोसिक्यूटर से फवाद चौधरी के केस का पूरा एक रिकॉर्ड तलब किया था, तो उन्होंने फिर आज उन्होंने फिर एक दिन का मोहलत मांगी थी, जिसके बाद फिर वो अदालत के अंदर वो रिकॉर्ड पेश किया गया, फिर उसके ऊपर आगे समाअत हुई। तो जज ने बाबर अवान को कहा कि मुबारक हो, केस का रिकॉर्ड आ गया। जिस पर बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुदई मुकदमा हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इंफरादी तौर पर खुद रियासत नहीं। मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत है? इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं। किसी को कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा मतलब धमकी देना नहीं है। जिस पर मजीद बाबर अवान ने कहा कि इन बगावत की दफ़ा इनफरादी तौर पर कुछ नहीं, बगावत की दफ़ा को सियासी रंग दिया गया। लगाने को तो मुकदमे में कत्ल की धमकी भी लगाई जा सकती है। केस साबित होने पर इन दफात पर 10 से 15 साल की सजा हो सकती है। इन दफात पर कम से कम 3 साल सजा दी जा सकती है। जिस पर बाबर अवान ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी को झूठे केस में नामजद किया गया। फवाद चौधरी पर लगी दफात पर अदालतों के कम फैसले मौजूद हैं। आजकल जो केसेस बन रहे हैं, इसके बाद चंद अदालतों के फैसले आए हैं। कौम यकीन नहीं रखती कि ये 2 लफ्ज बोलने पर किसी पर ऐसी दफात लगा दी जाए। इस्तदाए कि फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत मंजूर की गई। दौरान समाअत फिर हैदर जो जज थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी ने मुकदमे के एक मखसूस हिस्से तक तनकीद की। फवाद चौधरी की तरफ से घर वालों के बारे में बात करने का क्या मतलब है? फवाद जिस पर और जज ने मजीद ये भी कहा कि फवाद चौधरी सीनियर वकील, और यह भी बताता चलूं कि फवाद चौधरी इस वक्त भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी लाइसेंस है, और ये सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है। जज ने कहा जिस पर बाबर अवान ने मजीद कहा कि माजी में खातून को ट्रैक्टर ट्रॉली कहकर भी मुखातिब किया गया। जिस पर जज ने दोबारा इस्तफसार किया कि खानदान के हवाले से बात करने का क्या मतलब है। जिस पर पाकिस्तान में लिटरेसी रेट आपको मालूम है क्या? सियासी लीडर का ऐसी बात करने का क्या मतलब है? इससे कबल हमारी एक कोलीग के बारे में भी कहा गया, इतना आगे जाने का क्या मतलब है? यानी कोलीग जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वकील फवाद चौधरी ने जिस पर मजीद कहा कि इस मामले को भी मैंने जाके हल करवा दिया था। जज फैजान हैदर गिलानी ने इस्तफसार किया कि मुंशी के लफ्ज को गलत क्यों समझा जा रहा है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इनके बयान से अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। फवाद चौधरी ने टेलीविजन पर कहा कि मुल्क में बगावत फर्ज है। सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी बरपा है। पुलिस की जानिब से डॉक्यूमेंट्री शवाहिद इकट्ठे किए गए फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत की मुखालफत करते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद अपने दलाइल में कहा कि फवाद चौधरी का फोटोग्रामेट्रिक और वॉइस मैच का टेस्ट हुआ। जिस पर जज ने पूछा अगर फवाद चौधरी अपना बयान मान रहे हैं तो टेस्ट क्यों करवाए गए। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी ट्रायल के दौरान अपने बयान से मुकर सकते हैं। बयान फवाद चौधरी का था जिसके लिए फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाया गया। जिस मजीद वकील ने कहा
फवाद चौधरी के बयान पर मजीद तफ्तीश नहीं करनी। फवाद चौधरी अपने बयान का इकरार कर रहे हैं, मजीद तफ्तीश केस में किसी भी वक्त की जा सकती है। जिस पर एडिशनल जज ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर करते हुए इन्हें 20,000 के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहा हूं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे, पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर थी और उनके लिए ये एक हवा का अच्छा झोंका था। और इसके साथ ही एक और जो खबर है वो ये है कि पीटीआई को तोड़ने के चक्कर में जो पीडीएम बयानात दे रही थी कि पीडीएम के वो पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ एक नई मतलब पार्टी लॉन्च की जाएगी और उनको मतलब इलेक्शन के अंदर डेंट डाला जाएगा, उनको मतलब मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात पैदा की जाएंगी। तो अब उल्टा वो जो भी इस वक्त पीडीएम इमरान खान के खिलाफ तदाबीर इख्तियार करती है वो उल्टा उनके गले में पड़ जाती है। अब जो ये नई खबर आई है, जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पिछले कुछ अरसे से शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बयानात तो वादे आ रहे थे, बट उन्होंने पार्टी उस तरह से मतलब ऐलान पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब यूं ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पार्टी चेयरमैन बनाया, यानी कि उनको पार्टी तंजीम का हेड बनाया, तो उसके बाद वो जैसे ही पाकिस्तान लॉन्च की और फिर उनके जो बयानात थे उसके ऊपर फिर शाहिद खकान अब्बासी ने अब पार्टी के वो नायब सीनियर सदर थे तो उन्होंने उस पार्टी के ओहदे से रिजाइन दे दिया। और इस बात की तस्दीक मोहम्मद जुबैर ने भी की, लेकिन मोहम्मद जुबैर के बयान से कबल जो नून लीग के रहनुमा थे वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उनके कुछ चौपलीसी सहाफ़ी भी कह रहे थे कोई नहीं, अभी प्रॉपर खबर नहीं आई, उसके ऊपर पार्टी के साथ है। ये मतलब वो पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने खुद ही आके उसका भांडा फोड़ दिया और कहा कि शाहिद खकान अब्बासी ने पार्टी की जो नायब सदारतशिप है उससे इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद पार्टी के अंदर जो इस वक्त एक ट्रेंड चला हुआ है और शायद खकान अब्बासी ने ये एक जो जियो न्यूज़ को पार्लियामेंट के अंदर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने आज से 3 साल कबल ही नवाज शरीफ को आगाह कर दिया था कि अगर पार्टी की चेयरपर्सन अगर मरियम नवाज को दी गई तो मैं पार्टी के साथ नहीं चलूंगा, मैं मरूसियत के खिलाफ हूँ। और पार्टी ने मुझसे, उन्होंने मजीद उस इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि जो अभी पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला की तैनाती उसके ऊपर मेरी मुशावरत नहीं की गई। और उन्होंने इस बात का भी अहाता किया था उस इंटरव्यू के अंदर कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी और उनके मुंह पे जो कपड़ा डाला गया, मैं इस चीज़ की भी मजम्मत करता हूँ और ये मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को इस चीज़ का ज़ेबल नहीं देती कि हम इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ से वाज़ेह लाइन हो गई कि जो शाहिद खकान अब्बासी है उन्होंने पार्टी से राहें जुदा कर ली। अब ज़ाहिर सी बात है पार्टी से जब उन्होंने यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने मजीद बल्कि इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि मेरी जो ये रीइमेजिंग पाकिस्तान के हवाले से एक फोरम हमने बनाया है तो उसके अंदर मैं ख़ास तौर पे मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब कि उस तरह से मतलब टारगेट नहीं है, मैं सिर्फ इस पाकिस्तानी कौम के और पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं और उन्होंने इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और इसके साथ उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर एक और बात की क्लियर यानी कि वजाहत कर दी कि उन्होंने कहा कि पाक अफवाज के खिलाफ अगर कोई उंगली उठा रहा है कि उन्होंने मुझे लॉन्च किया या उनके कहने पे मैं कोई इस किस्म की बातें कर रहा हूँ तो ये सरासर झूठ है। मुझे फौज या किसी भी इदारे की जानिब से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, ये मेरा खुद साख्ता फैसला है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके इस फोरम के अंदर इस वक्त असलम बुतानी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो जिन्होंने हाल ही पीपी छोड़ी है वो भी इस फोरम को ज्वाइन कर चुके हैं और वो इस वक्त उनका जो अगला है यानी कि इज्तिमा समझ लें या एक नई जो तकरीब है वो 18 फरवरी को कराची के अंदर मुनक्किद करेंगे और उसके ऊपर सियासी और मुल्की जो मुआशी और जो मसाइल हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और उन्होंने कौम से भी ये अपील की कि मैं कौम को कहता हूं कि हमारी जो इसके अंदर हेल्प की जाए। और उन्होंने एक और जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि अगर मैंने पार्टी को छोड़ा तो मैं किसी और पार्टी को मतलब कि अगर पार्टी मुझे इस बेस पे निकाल देती है तो मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये भी उन्होंने वाज़ेह उस इंटरव्यू के अंदर बता दिया। तो अब ये हालत मतलब कि है और नून लीग की अब इस वक्त जो किश्ती है वो भंवर के अंदर आ चुकी है। बल्कि मरियम के यूं कहें कि जो पाकिस्तान आमद के हवाले से उनके जो कदम है वो
حکمران جماعت کے لیے بھاری ثابت ہو رہے ہیں تو بجا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر یہ دیکھیں کہ ابھی بھی وہ مطلب کہ جو انہوں نے مطلب رحیم یار خان کے اندر ورکر کنونشن سے خطاب کیا، یا شہباز شریف جو پریس ٹاکس کر رہے ہیں اس کے اندر جو عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے، مریم آج بھی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آج مشکلات ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے۔ بھائی آپ بتا دو نا، آپ مشکلات ہیں نا عمران نے پیدا کی، مان لی، تو آپ کو کس مطلب کہ پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اس کی مشکلات آپ نے گلے لو؟ کس نے آپ کو دھکیلا تھا کہ 1 سال ہی رہ گیا تھا نا انتخاب میں؟ کس بات کی جلدی تھی جب ایک آدمی خود ہی اپنی سیاسی موت مر رہا تھا، اس کو آپ نے آج آسمانوں کو پہنچا دیا ہے، اس کی مقبولیت کو؟ تو کس نے پہنچایا ہے؟ کس نے آپ کو پاگل کتے نے آپ کو کاٹا تھا؟ یا آپ کے کندھے پہ کسی نے بندوق رکھی تھی کہ نہیں جی آپ نے اگر یہ کام نہ کیا تو آپ کو گولی مار دی جائے گی؟ اب آپ سارے جو بھی، یعنی کہ اب میں تو وزیر اعظم پاکستان ہونے کے بجائے ملک کو اتحاد کی جانب لے کے گامزن کریں، بجائے وہ عجیب قسم کے باتیں کر رہے ہیں جو پشاور کے اندر ایک انفارچونیٹلی ایک نام یعنی کہ واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور ہمارے شہداء نے ہماری قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان، چاہے وہ پاک افواج ہے، چاہے آرمی ہے، وہ یعنی کہ رینجر ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، سارے وہ جوان قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو مطلب اس طرح سے ٹارگٹ کرنا کہ ہم نے اتنے فنڈ دیے تھے، اس طرح اس بندے کی وجہ سے دہشت گردی واپس ہوگی، یعنی کہ اس قسم کے بیانات وزیر اعظم صاحب کی کس ٹائپ، یعنی اس کا اپنے عہدے کا تو کچھ خیال کرے نا، کیا یہ زیب دیتے ہیں؟ ادھر مریم کہتی ہے کہ مطلب آئی ایم ایف کے یعنی کہ جو آج مشکلات ہیں وہ عمران کی وجہ سے۔ اب یہ بھول رہی ہیں کہ مفتاح کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوتے تھے یوں سمجھو کہ جب میں وزیر خزانہ تھا، ابھی ریسنٹلی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے مریم نواز کرتی تھی۔ کیا اس بات کی آپ نے تردید یا تصدیق کی ہے؟ کرے نا سو موٹو اگر وہ مفتاح جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کچھ تو خدا کا خوف اندر دھند، یعنی آپ کس قوم کو پاگل بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ کچھ کوئی حقائق بیس تو باتیں کریں نا تاکہ قوم کو سمجھ بھی آئی آپ کی بات۔ آج چونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ نہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہو گیا الحمدللہ، اب وہ اس طرح سے چکنی چپنی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کو کچھ حقائق بیس آپ جب تک بات چیت نہیں کریں گے وہ اس طرح سے آپ کے چنگل میں آپ آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے پھر جو بھی پلانٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر چیز تو ایکسپوز ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں آپ اس طرح سے قوم کو بے وقوف بنانا نا، سارے سیاستدان چھوڑ دیں اور حقائق بیس پہ بات کریں تو بہتر رہے گا ساروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی کے اندر جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے، وہ 16 اپریل کو ممکنہ طور پہ پی کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، جنرل الیکشن۔ اور اسی طرح جو پنجاب کے اندر ہے وہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، گورنر پنجاب نے، اور وہ اسپیکر کو بھی بلکہ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ سے قبل تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر لی جائے اور اس کے بارے میں پوری ایک جانکاری کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کا لاہ عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہماری سیکیورٹی اور جو معاشی حالات ہیں تو اس کے اوپر جو ایک واضح مطلب کہ نا ایک اس پورے پروسیجر کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کی شق جو آرٹیکل ہے 105 کی شق 3 کے تحت جو تاریخ دینے کا پابند ہیں، لیکن میں چونکہ اگین الیکشن کمیشن کو یہ اس بات کا مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شفاف اور منصفانہ طریقے سے حالات کو کا جائزہ لے کر آگے بڑھے۔ تو یہ چند ایک اہم جو پوائنٹ تھے تو آپ کی خدمت میں عرض کیے، تو اگر آپ کو یہ اچھے لگیں اور آپ کی سمجھ میں آئیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔